बच्चों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका विद्या अकेडमी क्लासेस में। आपकी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जैसे कि कुछ बच्चे हैं जुड़े हुए हैं जिनका नाम है जैसे सतीश जी हैं, खुशी हैं, आदर्श हैं और ऋषभ सिंह पटेल जी हैं। ऋषभ देख रहा है बच्चा, क्लास 12th में है, ठीक है। तो आप लोगों की अभी फिजिक्स की क्लास चल रही है बच्चों। अगर आप लोगों ने, हमें लग रहा है ऋषभ जी आज ज्वाइन किए हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई है आपका ग्रुप में। और जुड़िए, आप डेली ऐसे क्लास लेते रहिए और अपने दोस्तों को भी आगे बढ़ाइए। ऐसे हैं क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, अभी आपकी क्लास चलेगी। जो क्लास आप लोगों को आपका छूट गया होगा उसको पास्ट में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में हम लोग चैप्टर 1 जो है कि वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें लेक्चर चल चुके हैं, उसको आप देख लीजिएगा एक बार। हम लोग पढ़ने वाले कुछ कल अभी हम लोग लास्ट टॉपिक जो पढ़े थे वो क्या था कि अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पे वैद्युत द्विध्रुव का मान कितना होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। क्लियर है। तो आज कल हम लोगों ने फॉर्मूला निकाल लिया था, आज उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन लगाते हैं, उसके बाद आगे टॉपिक पे चलेंगे। चलिए आइए देखिए, आवाज सुनाई दे रहा है ऋषभ जी आपको? हाँ, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ा जाए फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान की दुनिया में आ जाते हैं हम लोग। चलिए, क्या क्वेश्चन है? वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E है। अगर द्विध्रुव को निरक्षीय रेखा के परितः 90 अंश पे घुमा दिया जाए तो बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और ये इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आपके पूछते हैं, जो क्वेश्चन थोड़ा हल्का सा घुमा देगा। आपका फॉर्मूला पता है, अगर आपको आइडिया है, अगर डायग्राम फिजिक्स में क्या होता है कि आपको चित्र, जो डायग्राम होता है, अगर वो दिमाग में है आपके और फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया है। वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E है। तो हम पहले एक बना लेते हैं, क्या वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। ये हो गया माइनस, ठीक है, यहाँ मान लिया माइनस, यहाँ हो गया प्लस, और इनके बीच की दूरी मान लेते हैं क्या है 2a हम लोग मानते हैं, ठीक। और यहाँ कहीं इसका बीच में हो गया सेंटर। क्लियर है। अब दिया है इसके, इस बिंदु के मतलब इसके अक्षीय रेखा पर, अक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर, मान लेते इसका अक्ष का स्थिति ये होगा, यहाँ कोई बिंदु P है। क्लियर है। यहाँ पर क्या दिया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E है, मान लेते हैं यहाँ पर E मान दिया हुआ है, ठीक। अगर द्विध्रुव को निरक्षीय रेखा की परितः 90 डिग्री से घुमा दिया जाए गले में दिक्कत है। अगर द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा की परितः 90 डिग्री से घुमा दिया जाए, इन द सेंस क्या हुआ कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, ठीक है, आपका क्या होगा माइनस से प्लस, आपका यहाँ पे दिशा क्या होगा, इस दिशा में कहीं होगा विद्युत क्षेत्र की दिशा। दिया क्या है कि अगर द्विध्रुव रेखा की परितः, जो आपका द्विध्रुव है, इसको 90 डिग्री पे घुमा दिया जाए, किसके परितः, निरक्षीय स्थिति, यानी यहां से एक इसका निरक्षीय स्थिति होगा, यही होता है ना निरक्षीय स्थिति, जिसको इक्विलेटरल पॉइंट बोलते हैं, और ये एक्सियल पॉइंट होता है। तो बोल रहा है कि ये जो हमारा डाइपोल है, इसको क्या कर दिए, इस तरीके से कहीं से लटका हुआ था निरक्षीय स्थिति पे, इसको ऐसे 90 डिग्री पे घुमा दे रहे हैं। क्या कर दिए, 90 डिग्री पे घुमा दिए हम, यानी 90 डिग्री पे यहाँ पे डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। जब इसको 90 डिग्री पे अंदर की ओर ले जाएंगे तो प्लस वाला अंदर चला जाएगा, माइनस वाला बाहर आ जाएगा। यानी ये मान लीजिए ये प्लस है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, ये मान लीजिए प्लस है और ये माइनस है। ये प्लस वाला इस तरीके से अंदर चला जाएगा, माइनस वाला आपका बाहर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से ये आपका हो गया। अच्छा, अब देखें अगर हम यहाँ पर आपका कि प्लस अंदर चला गया, माइनस बाहर है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो इस साइड थी ना। पहले क्या था, पहले ऐसा था, यहाँ पर दिया है, इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, लेकिन इसी डायरेक्शन में है ये। यानी एक प्रकार से देखें, अब जो हमारा द्विध्रुव बनेगा, इसके कहाँ हो गया, इसके निरक्षीय स्थिति पे हो गया। यानी पहले क्या था, इसके अक्ष पे था, ई मान दिया है, अब इसको घुमा दिए, तो उसी पूछा है घुमा देंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा। घुमा दिए, घुमाने के बाद क्या काम करेगा, निरक्षीय स्थिति का काम करेगा, क्या, पॉइंट P। तो जब शुरुआत में क्या था, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, E एक्सियल, या इसको एक्सियल मतलब
अक्षीय रेखा पर क्या कितना आता है 2kp/r³ आता था फॉर्मूला ये, ठीक। और ई इक्विलेटरल, ठीक है, इक्विलेटरल पे क्या आता था kp/r³, जस्ट हाफ आता था, जस्ट हाफ आता था। यानी अगर देखें तो शुरुआत में अगर यहां पर ई दिया हुआ है, अब यही इसके लिए क्या करेगा, निरक्षी रेखा काम करेगा, इक्विलेटरल का काम करेगा। तो यानी हम ये देख रहे हैं कि ई एक्सियल का मान, अक्षी पे जो मान होता है उसका आधा इक्विलेटरल पे होता है। तो अक्षी पे मान ई है, तो अब ये निरक्षीय स्थिति की तरफ बिहेव करने लगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा, अब e/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले ई था, अब क्या हो जाएगा, जब इसके लिए इस तरीके से हो जाएगा तो ये आपका निरक्षीय स्थिति बन जाएगा। तो आपका मान क्या आ जाएगा, e/2 आ जाएगा। ऑप्शन आपका थर्ड वाला हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया ऋषभ जी? तो सतीश जी आपको भी समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया एक बार आप लोग फिर से देख लीजिएगा वीडियो। अगर कोई डाउट होता है तो आप डाउट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। यानी मैंने क्या समझाया, पहले समझिए क्वेश्चन को, ये हमारा द्विध्रुव हो गया और इसके अच्छी स्थिति पे पॉइंट पी पे ई का मान दिया हुआ था कि ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बोला इसको अंदर साइड घुमा दिए, अंदर साइड मतलब निरक्षी के 90 डिग्री पर घुमा दिए हैं, इसको रोटेट कर दिए इस तरीके से। जब ये अंदर चला गया तो अंदर चला गया, इस तरीके से हो गया, लेकिन ई क्या है, यहाँ पे ही है, बिंदु पी तो यहीं पे होगा ना, तो पॉइंट पी यहाँ पे है। तो इसके लिए अब क्या करेगा, अब डाइपोल ऐसे हो गया, इसके इस स्थिति में आ गया, यानी इसके लिए निरक्षी स्थिति का काम करेगा। तो अक्षी पे ई था, अब बिहेव कर रहा है एज निरक्षी या इक्विलेटरल, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो अब क्या हो जाएगा, ई पहले था तो अब मान हाफ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम फार्मूला निकाले थे तो ई एक्सियल पे जो मान आता था उसका जस्ट हाफ मान ई इक्वेटोरियल पे आता था, निरक्षी स्थिति पे आता था। तो निरक्षी स्थिति का मान क्या हो जाएगा, अक्षीय का आधा ई का e/2 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देख लीजिए इसको, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे टॉपिक पे चलते हैं। क्लीन कर दे रहा हूं मैं। अगर आप लोग नोट कर लिए ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्टडी मटेरियल में मॉर्निंग में आपको ये मिल जाएगा। आज सब जो भी सब्जेक्ट क्लासेस चल रही हैं मॉर्निंग में आपको उसका स्टडी मटेरियल में जो भी यहाँ पे हैंड रिटेन नोट्स पढ़ाया गया है आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए हमारा नया टॉपिक आ गया क्या, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी ने हम लोग क्या पढ़ा था, वैद्युत द्विध्रुव के कारण दो जगह पढ़ा था, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर, लेकिन यहाँ किसी भी बिंदु पर पढ़ेंगे। तो किसी बिंदु पढ़ने के लिए चलिए हम लोग देखते हैं क्या फॉर्मूला निकलता है, कैसे आता है, इसको हम लोग देखा जाए, रिसर्च किया जाए यहाँ पे। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल भी बोलते हैं, आप लोगों को बताया भी गया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल भी बोलते हैं, ठीक, वैद्युत द्विध्रुव। चलिए अब हम लोग पहले क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। देखिए इस तरह क्वेश्चन आपको दीर्घ उत्तरी में ये प्रश्न आते हैं इस तरीके के, वैद्युत द्विध्रुव किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। सीधे 4 नंबर 5 नंबर में उठा के दे देंगे। करना कैसे है वो आपको मैं समझाता हूं। सीधे आप लोग क्या करिए, पहले डायग्राम बना लीजिए यहां पर एक जी, ठीक है। इसको मान लिया यहाँ पे नेगेटिव है, इसको मान लिया यहाँ पे पॉजिटिव है, और इन दोनों के बीच की दूरी 2a दिया है। ये क्या होता है, इसी को क्या बोलते हैं, इस निकाय को द्विध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। क्या होता है वैद्युत, परिमाण में समान परंतु विपरीत आवेश को जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखते हैं तो उसी निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो आवेश समान है, यहाँ पे मान लिए, यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था। क्लियर है? अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे इधर कोई पॉइंट पे अक्षीय स्थिति, इधर कोई पॉइंट पे निरक्षीय स्थिति के बारे में, लेकिन आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या करेंगे, किस पे पढ़ेंगे, किसी भी पॉइंट पे। तो किसी पॉइंट के लिए हम मान लेते हैं इसके सेंटर से, ये इसका सेंटर है, यहाँ से मान लेते हैं कोई एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, इसको P बोल देते हैं। क्लियर है? यहाँ से यहाँ पर है, और इसको ये मैं बता देता हूँ, इसको ये मैं बता देता हूँ कि यहाँ से थीटा डिग्री पर है और यहाँ से यहाँ का मान, यानी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपका r दिया हुआ है। इतना समझ में आया? पहले डायग्राम समझिएगा।
मान लिए कहीं भी मान सकते हैं हम लोग भाई, अक्षी निरक्षी के लिए निकाल लिया था, अब इसके लिए निकालना तो हम कहीं से भी मान सकते हैं। ठीक है, ये हमारा द्विध्रुव हो गया, और कोई पॉइंट P यहाँ मान लिए, इसका झुकाव यहाँ से क्या है, थीटा डिग्री पे है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, r है। अब देखते हैं इसमें, देखिए अब मजा आएगा, ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग, करना कैसे इसको। देखिए हम लोग हमेशा आपको बताया गया था कि द्विध्रुव की जो दिशा होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से इसकी दिशा क्या होगी, कहीं इस दिशा में होगी, इसको मान लेते हैं P का डायरेक्शन ये होगा। क्लियर है, होगा, अच्छा चलिए मान लेते हैं होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इस डायरेक्शन में तो P है, इस डायरेक्शन में तो P है, यहाँ हम लोग इसको इस तरीके से लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, इसकी दिशा क्या है, ये P की दिशा है, ऋण से धन आवेश की ओर, माइनस से प्लस की ओर है। क्लियर है। अच्छा एक चीज अब देखिए, हम लोग वेक्टर में पढ़े होंगे, सदिश रूप में पढ़े होंगे, और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक सदिश राशि है। तो जब ये P की दिशा इधर है, इधर हमको दिशा निकालना है। अब भाई जैसे हम लोग यहाँ P बिंदु मानते थे तो इधर निकाल देते थे, यहाँ भाई टेढ़ा मेढ़ा किसी थीटा एंगल पे मान लिए हैं, तो इसका प्रक्षेप हमको इधर चाहिए। तो P इधर है तो इधर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, कमेंट में बताइए जल्दी। P cos थीटा, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, P cos थीटा हो जाएगा। और ऐसे ही इसका एक 90 डिग्री पे यहाँ आ जाएगा P sin थीटा। क्लियर है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, चलिए उम्मीद है दिखाई दे रहा होगा। तो क्या हो जाएगा, P cos थीटा, P sin थीटा, ये हो गया। अब देखते हैं, अब यहाँ पे हमको P cos थीटा पता चल गया, R डिस्टेंस भी पता चल गया है, फॉर्मूला हमें पता है, उस तरीके से फॉर्मूले से हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। अच्छा अब निकालेंगे कैसे, ये देखते हैं भाई। अब यहाँ पर इसको अगर हम लोग देखें, अगर यहाँ पर किसी इस पॉइंट पे बिंदु P पर देखें, ठीक, यानी बिंदु P पर देखें, यानी अब एक प्रकार से हम समझ लीजिए ये हमारा द्विध्रुव हो गया, ये द्विध्रुव की दिशा हो गई। यानी यहाँ पर हमारा अगर इस पॉइंट पर देखें तो P cos थीटा ये है, और इसका दो प्रोजेक्शन बनेगा। अगर एक इसको ले लूँ मैं यहाँ पर, जैसे ये P था, वैसे ही इसको ले लूँ, P मान लो, इसको मैं क्या मान लूँ, P था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, P cos थीटा हो जाएगा और P sin थीटा, दो आ जाएगा। लेकिन एक चीज देखिए, एक चीज आपको मैं समझाता हूं। अब एक प्रकार से अगर इसको द्विध्रुव मान लिए तो इसका एक एक्सिस कहां होगा, इसका एक्सियल पॉइंट एक मान लीजिए यहां पर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बताइए जल्दी जल्दी। इसका एक एक्सियल पॉइंट यहां पर आ जाएगा, आएगा कि नहीं, जल्दी बताइए। चलिए इसको देख लीजिए एक बार, आप लोग डायग्राम बना लीजिए पहले, उसके बाद आगे समझाते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा अब देखते हैं, अगर इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, तो एक आपका यहां मिलेगा, एक आपका ये मिलेगा, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ई एक्सियल, ई एक्स बोल दिए इसको, ई एक्सियल हो गया। और जस्ट इसी के ऊपर क्या आ जाएगा आपका, ई क्यू लिख दिए, इक्विटोरियल आ गया। येलो कलर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, चेक कर लेता हूं एक बार मैं, कलर दिखाई दे रहा है कि नहीं, नहीं दिखाई दे रहा है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, ये येलो कलर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, कोई और कलर मैं ले रहा हूं, रेड कलर ले रहा हूं। चलिए यहां आपका क्या हो जाएगा, वैद्युत, रेड पे रेड चल गया, चलिए
यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये ई एक्सियल। अगर एक बात करें हम लोग, अगर इसको द्विध्रुव मान लें तो ये कोई पॉइंट इधर इसके लिए ई एक्सियल का काम करेगा, यानी ये क्या इधर जो वैल्यू देगा ई एक्सियल देगा, यानी ई अक्षीय रेखा पर देगा, इधर क्या देगा ई निरक्षीय। इसको वाई मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं। अगर ये द्विध्रुव माने इसको तो ये ऊपर वाला ई निरक्षीय दे दिया, ई अक्षीय दे दिया। अच्छा, अब देखते हैं कि हमें एक चीज मिलता है कि इस बिंदु पर, अभी पूरा एक बार समझ लीजिए, उसके बाद एक बार ओवरऑल और समझा दूंगा। अब यहां देखिए किसी बिंदु पर माने थे, यानी बिंदु P पर, यानी पॉइंट P पर हमें दो वैद्युत क्षेत्र मिल रहे हैं, एक एक्सियल वाला, एक इक्वेटोरियल वाला, दो दिशा वाले मिल रहे हैं। अच्छा, दो तो मिल रहे हैं हमको, लेकिन इन दोनों का क्या होगा, वेक्टर है, तो वेक्टर का क्या हो जाता है, एक इस तरीके से क्या आता है, इसको मान लेते हैं हम क्या है, इसको अल्फा एंगल मान लेते हैं, तो और यहां से ये इसको थीटा मान लेते हैं। समझिए पहले सारी चीज, ठीक है। यानी ई एक्स और ई वाई दो वैल्यू मिल गए विद्युत क्षेत्र का इस बिंदु पर। जब दो वैल्यू हमको मिल गए तो उनका नेट क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी हम लोग जोड़ते हैं तो क्या आता है, किसी बीच में नेट आता है, इसको ई नेट मान लेते हैं, ई नेट मान लिए। तो इससे किसी मान लेते हैं अल्फा एंगल पे इसकी वैल्यू आएगी। अच्छा, दूसरी चीज, ये थीटा यहाँ कहाँ से आया, ये इधर भी थीटा है, तो इसको लाइन इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे तो ये इसके पैरेलल आ जाएगा, तो ये भी हमारा थीटा एंगल ही रहेगा। इतना क्लियर है। अब इतना क्लियर हो गया तो बिंदु P पे हमें निकालना क्या था, विद्युत क्षेत्र के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमारा क्या हो जाएगा, ई नेट का मान क्या हो जाएगा, ई एन इक्वल टू, हम लोग क्या लिख देंगे, ई एन इक्वल टू क्या हो जाएगा। एक चीज आप लोग जानते हैं कि जब दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका मान कितना आता है, कितना आता है उनका मान, जब सेम रहते हैं तब। अदरवाइज ई नेट का क्या हो जाता है, ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर। और भी होता है क्या, 2 + 2ab cos थीटा। cos थीटा हमारा इन दोनों के बीच का 90 डिग्री है, ई एक्स और ई वाई के बीच में, तो cos 90 जीरो हो जाएगा, तो ये दो चीज आएगा, √EX² प्लस EY²। अब गेम देखिए यहाँ पर, अब ई एक्स और ई वाई का वैल्यू हमें क्या चाहिए। अगर ई एक्स की वैल्यू देखें तो क्या होगी, ई एक्स हमारा क्या होगा। अब देखिए ये बिंदु P पर ई एक्स, यानी ये हमारा द्विध्रुव है, तो ये कितना आएगा, एक्सियल पॉइंट की तरफ बिहेव कर रहा है अक्षीय स्थिति पे। तो अक्षीय स्थिति पे कितना मान आता था, 2kp बाई आर क्यू, ये आता था 2kp बाई आर क्यू। लेकिन यहां पे क्या हम P रखेंगे, बिल्कुल नहीं रखेंगे, P इसके लिए था। यहां पे अच्छी स्थिति में बात करते तो हम P रखते हैं, इसका मैंने प्रक्षेप ले लिया P cos थीटा, यानी इस द्विध्रुव का एक प्रक्षेप हो गया P cos थीटा, ये इसका द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, ये द्विध्रुव आघूर्ण हो गया क्या, P cos थीटा इधर हो गया। अब इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ P की जगह हम लोग क्या रखेंगे, P cos थीटा रखेंगे। आया समझ में। अच्छा, ई वाई की बात करें, ई वाई की बात करें तो ई वाई के लिए हमें क्या मिल जाएगा, ई वाई के लिए हमें क्या मिल जाएगा, ई वाई के लिए सीधे क्या मिल जाएगा आपको, हम लोग यहां रखेंगे क्या, 2kp। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ई वाई हमारा क्या है, निरक्षीय स्थिति काम कर रहा है, तो वहां kp बाई आर क्यू फॉर्मूला बनता है, यानी kp बाई आर क्यू। अब यहाँ पे P का मान क्या रखेंगे, क्या यहाँ भी P cos थीटा रखेंगे, नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि ये P cos थीटा तो इसके लिए हो गया, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए ये P sin थीटा वाला मान हो जाएगा, क्योंकि जैसे क्या है, इसके जस्ट अपोजिट में है, लेकिन बस ये क्या है, डायरेक्शन इसका नीचे है, लेकिन जस्ट अपोजिट में इसके एक्सियल पॉइंट है, यानी इस रेखा पर ये क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी निरक्षीय स्थिति काम कर रहा है। इधर दिशा इधर है, लेकिन मैंने इधर माना है दिशा, क्योंकि अक्षीय है, निरक्षीय है, तो हम सीधे यहां क्या कर देंगे, kp sin थीटा रख देंगे। इतना समझ में आया। अब ये मान हमें पता चल गया, इसी को इसमें पुट करना है और मिनिमाइज करके शॉर्ट टाइप में बना के एक फॉर्मूला बना देना है, ठीक है। तो इसको पहले हम समझा देते हैं, यहां तक आप लोग देख लीजिए एक बार।
ठीक है। अब देखिए ओवरऑल एक बार आप लोगों को समझा दे रहा हूं मैं, होगा क्या यहाँ पे, होता क्या है। देखिए मैंने बताया क्या निकालना क्या था, वैद्युत द्विध्रुव कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, हमने सीधे डायग्राम बना लिया, वैद्युत द्विध्रुव बना लिया है, और कोई बिंदु P यहां से मान लिया r दूरी पर। ये यहां से यहां का डिस्टेंस कितना था, ये आपका r दिया हुआ था, ये मानना है हमें। ठीक है, अब जब मैंने मान लिया सारी चीज, तो मानने के बाद मैंने क्या किया कि यहां से P बिंदु ले लिया। अब P बिंदु पे मैंने एक चीज देखा कि हमें इधर का मान तो सब पता है, इधर P का डायरेक्शन माइनस से प्लस होगा। इसका मैंने एक प्रक्षेप ले लिया P cos थीटा, और एक आएगा इधर अपने से P sin थीटा। तो P cos थीटा क्या करेगा, इधर अक्षीय स्थिति के लिए हो गया, और P sin थीटा एक प्रकार से निरक्षीय स्थिति के लिए हो गया। ये भी इसके लिए क्या निरक्षीय स्थिति है। तो यहाँ पर हमें इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 2 आ जाएगा, एक अक्षीय के लिए एक निरक्षीय के लिए। ठीक है, तो इस बिंदु का भी एक अक्षीय का Ex मान लिए, निरक्षीय का Ey मान लिए हम लोग। अब देखते हैं दोनों का एक नेट आएगा भाई, 2 वेक्टर हो गए। हमें किसी बिंदु पर टोटल निकालना है। अभी हम लोग अक्षीय के लिए भी पढ़े थे, निरक्षीय के लिए पढ़े थे, लेकिन अब क्या है उस बिंदु पर कि वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा किसी बिंदु पर। तो वहां 2 मान आएगा, अक्षीय और निरक्षीय, दोनों का 2 मान आया। इन दोनों का भाई 2 वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, विद्युत क्षेत्र आप क्या होता है सदिश राशि है। इन दोनों का सीधे क्या कर दिए, नेट ले लिए, एक अल्फा एंगल मान के नेट ले लिए। तो En इक्वल टू क्या हो गया, √EX² प्लस EY²। Ex का मान कितना होगा, एक्सियल पे जो मान होता है क्या होता है 2kp/r³। लेकिन यहाँ पर P की जगह क्या है, एक्सियल पे P cos थीटा, P इधर के लिए था लेकिन इसका प्रक्षेप P cos थीटा ले लिया है। यानी एक प्रकार से ये हमारा दूसरा द्विध्रुव काम कर रहा है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना है P cos थीटा। तो ये P cos थीटा हो गया। kp/r³ ले लिए, लेकिन यहाँ P कौन सा रहेगा, इक्विटोरियल के लिए यानी निरक्षीय स्थिति के लिए। तो ये P किसके लिए रहेगा, ये वाला ले लेंगे P sin थीटा। ये 2 चीजें यहाँ आपको मिल गया। इतना क्लियर है, इसको मैं सेव कर रहा हूँ, इसको फिर से अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। 2kp Ex और Ey का मान आ गया। क्लियर है, अब चलिए देखते हैं हम लोग। हाँ, इसको मैं इसी को क्लियर कर रहा हूं। ये अब करेंगे क्या यहाँ पे, अब सीधे हमें क्या पता था, फॉर्मूले में रख देना है। किस वाले फार्मूले में, E नेट इक्वल टू √EX² प्लस EY का स्क्वायर। हम मान पता था, अब अंडर रूट में क्या रखेंगे, पहले फॉर्मूला रख देते हैं। क्या था, Ex का मान क्या था 2kp cos θ/r³ का स्क्वायर प्लस 2kp sin θ/r³ का, ये समझ लिया, r³ का होल स्क्वायर। अच्छा, अब देखें, अगर एक चीज हम लोग देखें, दोनों में कॉमन क्या है 2kp/r³, सॉरी यहाँ kp होगा, केवल एक ही था ना, ये kp होगा। क्या है, kp/r³ कॉमन है, या kp/r³ का स्क्वायर कॉमन है। तो जब इसको कॉमन बाहर निकालेंगे तो ये अंडर रूट में बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर है तो बाहर आएगा तो सिंगल हो जाएगा। तो यानी यहाँ क्या आ जाएगा kp/r³, ये हो गया। अब ब्रैकेट में अंडर रूट में आपका क्या आ गया, यहाँ पर क्या हो गया 2 cos थीटा का बचेगा, 2 cos थीटा का स्क्वायर यानी 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस kp/r³ बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे हम लोग बच्चों, सॉल्व करते जाना है इसको बस। अब यहाँ पे सीधे हम लोग क्या करेंगे, kp/r³ है, ठीक है, और इसको अब हम लोग क्या कर देते हैं, ब्रैकेट ले ले। अच्छा, 4 cos स्क्वायर थीटा, इसको क्या हम लोग 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि 3 cos स्क्वायर थीटा में से 3 अगर निकाल लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जिसका मान क्या होता है 1 होता है। यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में आपका जो मान आ जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आपका क्या आ जाएगा, E नेट का
मान आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका मेन मान आ जाएगा, इसको आप लोग देख लीजिए। ये यानी ये फार्मूला भी याद कर सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, Kp बाई आर क्यूब ब्रैकेट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, यहां तक। अब इसके आगे कुछ करना नहीं है, इतना काफी है। अब दूसरा चीज, एक चीज और यहां पर आता है। नेट तो निकाल लिए, हमें पता है कि एक्स ई वाई है, लेकिन होता क्या है, किस इन दोनों के बीच में आएगा ये वेक्टर पता है, लेकिन अल्फा भी निकालना पड़ेगा। अगर पूछ दिया किस दिशा में होगा, तो हम लोग अल्फा का मान कैसे निकालते हैं। अल्फा के लिए क्या करते हैं, सीधे यहाँ पर हम लोग टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन अल्फा हो गया। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, लंब बटे आधार होता है, लंब वाला ई वाई हो गया और आधार के लिए क्या हो गया, ई एक्स हो गया। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा बाई पी कॉस थीटा। पी साइन थीटा बाई, एक सेकेंड, ई एक्स अपॉन ई वाई, हाँ ये होगा ई वाई अपॉन ई एक्स। अब इन दोनों का मान हमें पता है, ई वाई का मान कितना था, ई वाई का के पी साइन थीटा बाई आर क्यू था, और इसका कितना था, के पी कॉस थीटा बाई आर क्यू था, 2 kp। ठीक है, तो ई वाई बाई ई एक्स कर दिए, लंब बटे आधार मैंने कर दिया, तो लंब का मान क्या था, ये था। अच्छा, जब इसके अपॉन ये करेंगे तो सारी चीजें कट जाएंगी, बचेगा क्या, साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा। यानी अगर देखें सीधे सीधे तो यहां हमें क्या मान मिलेगा, टेन अल्फा बराबर क्या आएगा, टेन थीटा बाई 2 आ जाएगा। ये एक आपका रिलेशन बन जाएगा, यानी इसको मैंने सॉल्व किया, यानी फाइनली क्या मिला, टेन अल्फा बराबर टेन थीटा बाई 2। यहाँ से अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। कभी क्वेश्चन में पूछ दिया कि किस डायरेक्शन में होगा, इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपके जेई नीट के एग्जाम होते हैं, उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। सीधे वो जानता है कि आपको फार्मूला याद है, आपने इंटर का परीक्षा पास कर लिया है, तो उसका आपको फार्मूला याद होगा तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। तो सीधे इस तरीके से पूछ देगा कि किसी बिंदु पर जो मान होता है वो किस दिशा में होता है, तो सीधे आप लोग वैद्युत द्विध्रुव का मान किस दिशा में होता है, तो सीधे वहां टेन अल्फा इक्वल टेन थीटा बाई 2 करके आप लोग अल्फा थीटा किसी का मान दिया रहेगा, आप वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है, अल्फा निकालना है आपको, थीटा का मान दिया रहेगा। अगर इतनी चीजें क्लियर है तो इसको मैं सेव कर दे रहा हूं। बाकी हमें उम्मीद है कि समझ आया होगा, ना समझ में आया एक बार और वीडियो देखिएगा, और डाउट सेशन में आप हमसे मिल सकते हैं। आप डाउट सेशन के लिए ऋषभ जी और जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, आप सीधे हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, जैसे वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड किए वैसे ही वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। और अब दिवाली भी आने वाली है, लेकिन बच्चों हमें त्यौहार का चिंता नहीं करना। एक साल अगर हम त्यौहार न मनाएं तो हमारा हर साल का त्यौहार बढ़िया जाएगा, इतना जान लेना। अगर एक बार बोर्ड के एग्जाम में हमने टॉप कर दिया, एक बढ़िया हमारे सक्सेस लाइफ का एक स्टेज मैंने क्लियर कर लिया, ये क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो दिवाली आने वाला है, अच्छे से एक दिन एंजॉय करिएगा, तब तक आप पढ़ते रहिए। ये नहीं कि त्यौहार आने वाला है सब छोड़ दे, बंद कर दे कापी किताब, ये नहीं करना है। ठीक है, बल्कि ये कर देना है आपको कि त्यौहार दिवाली है, रात को मनाना है, तो दिन में बल्कि 2-3 घंटा पढ़ रहे हैं, रात को बढ़िया से एंजॉय करेंगे, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। हाँ, ये सारे जो आपके डेरिवेशन है, फिजिक्स में क्या होता है, मैक्सिमम आपका डेरिवेशन होता है, जिसका सूत्र स्थापित करके इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि इसका सूत्र स्थापित कीजिए। यानी क्वेश्चन सीधे बना के दे देंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए, दे देंगे दीर्घोत्तरी में, या इस पे बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे लघुत्तरी में। ठीक है, तो इसको हम लोग आइए देखते हैं, करते हैं कैसे होगा, देखा जाए इसको। देखिए, पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र हम लोग बना लेते हैं। मान लेते हैं एक समान, ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, इस तरीके से। ये ई दिया हुआ है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है इधर। क्लियर है इतना।
अब इसमें क्या करते हैं, अब इसमें हम लोग एक क्या करते हैं, एक इस तरीके से मोटा सा बना दे रहा हूं ताकि और अच्छे समझ में आएगा। इसको मैंने क्या बना, ये हमारा द्विध्रुव बन गया, इसका मैं अब कम कर दे रहा हूं, ये आपका क्या हो गया, द्विध्रुव बन गया। द्विध्रुव बन गया, यहाँ आपका क्या है, ये नेगेटिव पॉइंट है, यहाँ आपका क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है, यानी यहाँ ऋण आवेश रखा है, यहाँ धन आवेश रखा है, और यहाँ इनके बीच की कोई एक बिंदु है जो मध्य बिंदु है, और बीच की दूरी कितनी है इनकी हम जानते हैं, मान लेते हैं कुछ भी 2a रहता है, मान लेते हैं 2a है, ठीक। और ये किस एंगल पे है, यहां से थीटा एंगल मान लिए। इतना समझ में आया डायग्राम? क्या किया मैंने, क्या किया, सीधे एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लिया। वैद्युत क्षेत्र बनाने के बाद किसी एंगल थीटा पर मैंने एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया, वैद्युत द्विध्रुव रख दिया, उस पे रख देंगे तो एक आपका नेगेटिव, वैद्युत ध्रुव में क्या होता है, दो आवेश रहेंगे, एक ऋण आवेश एक धन आवेश, ठीक है। मान लेते थीटा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और द्विध्रुव ऐसे रखा है मैंने, तो द्विध्रुव की दिशा क्या होगी, माइनस है, ये प्लस है, तो इस दिशा में होगी, माइनस से प्लस होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, इनके बीच की दूरी 2a है, इसको मैंने इस तरीके से रख दिया, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब पूछा क्या है कि बल युग्म का आघूर्ण पूछा है। अच्छा एक चीज आप देखिए, इस चीज को आप फील कीजिएगा, महसूस कीजिएगा। मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरीके से सामने दिया हुआ है, ठीक, यानी एक प्रकार से मान ले एक बल इस तरीके से सामने लग रहा है, उसके बीच में कोई चीज इस तरीके से रख दें, कोई चीज रख दें, तो ये क्या करेगा, आप बताइए क्या करेगा, सोच के बताइए। मान लीजिए हवा खूब तेज इधर चल रही है, मैं ऐसे डंडे को ऐसे बीच में इस तरीके से छोड़ दूं या इस तरीके से उछाड़ दूं कि डंडे का इस तरीके से कोई डायरेक्शन बन जाए, तो क्या करेगा, इस पे भाई देखिए क्या करेगा, इस पे दो बल लगेंगे, या तो ये ऐसे घूम जाएगा या तो ये ऐसे घूम जाएगा, इस तरीके से घूम जाएगा यहाँ पे। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो ये क्या करता है, देखिए एक इस पे फोर्स लगेगा। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा, ये प्लस वाले पे कितना लगाएगा फोर्स, फोर्स क्या होता है, Q इंटू ई होता है कि नहीं, Q इंटू ई, ये क्या होता है कूलाम के नियम के हिसाब से, जो कूलाम का नियम हम लोग पढ़े थे, तो वहां पे वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, F इक्वल टू एफ बाई क्यू आता था, तो F इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू ई, क्यू ई। दिशा निकालना आप लोग सीख ले, दिशा में हमेशा कंफ्यूजन, मैंने बताया था कि दिशा कैसे निकालते हैं, प्लस वाले के पास अगर इधर का विद्युत क्षेत्र का दिशा निकालना है, लेकिन यहाँ तो पहले ही दिया है धन वाले पे बल इधर लगेगा, सीधे आप लोग पॉजिटिव चार्ज यहाँ ले जाके रखिए, परीक्षण धन आवेश, प्लस वाला है ये इस पे धक्का उधर लगाएगा, इधर लगेगा, ऋण वाले के पास लगा के रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे कहीं, तो ऋण वाला क्या करेगा, प्लस वाले को अपने साइड खींचेगा, यानी धन वाले से क्या होता है, दूर होता है, और ऋण वाले से इस दिशा में होता है, यानी ये क्या करेगा, खींचेगा इधर, धन आवेश को परीक्षण आवेश को रखेंगे यहाँ पे कहीं पे रखेंगे, ये उसको ढकेलेगा, ये इसको खींचेगा, यानी इस पे बल किधर लगेगा, ये बल लगेगा, कितना लगेगा, Q इंटू ई लगेगा। ये समझ में आया, वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक समान थी इधर। अच्छा दूसरी चीज, अगर आपका वैद्युत क्षेत्र एक समान नहीं है तो ये फार्मूला नहीं बनेगा और ये इस तरीके से कार्य नहीं करेगा। एक समान मतलब कहीं ज्यादा कहीं कम, तो हो सकता है ये इसको पूरा घुमा दे, हो सकता है इधर ज्यादा हो तो इस दिशा में घुमा दे, हो सकता है कि बीच से ब्रेक हो जाए, इस तरीके का मतलब हो सकता है गोल गोल घूमता रहे। लेकिन यहाँ पे अगर एक चीज देखा जाए कि इस पे बल इस दिशा में लग रहा है, इस पे बल इस दिशा में लग रहा है, यानी ये ऐसे रखा है, एक इधर से खींच रहे हैं, एक इधर से खींच रहे हैं, ठीक। तो देखा जाए अगर इधर वाला मजबूत होगा तो इसको ऐसे घुमा देगा, अगर इधर वाला मजबूत होगा तो इसको ऐसे घुमा देगा, यानी अगर देखा जाए तो इस तरीके से कहीं ना कहीं बीच में क्या करेगा, घूमता रहेगा। जब ये इधर बल लगेगा लेकिन वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है तो ये इसको ज्यादा, पता लगा यहां से घूमते घूमते इधर आया, तब तक वैद्युत क्षेत्र इसको ढकेल देगा इधर, वैद्युत क्षेत्र इसको ढकेल देगा इधर, तो ये इस तरीके से कुछ मूव करेगा, हो सकता है, ठीक है। तो हम अब हमें करना क्या है कि हमें कुछ नहीं करना, इतना सोचने की जरूरत नहीं, मैं प्रैक्टिकली बता रहा था। सीधे वैद्युत क्षेत्र की दिशा बनाइए, वैद्युत द्विध्रुव बनाइए, सब पे दिशा निकाल लीजिए। इस पे क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इस पे क्या होगी, क्यू बल लग रहा है। हम जानते हैं बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ फोर्स कपल, डाइपोल मूवमेंट ऑफ फोर्स कपल, डाइपोल मूवमेंट ऑफ डाइपोल
द्विध्रुव आघूर्ण डायपोल मोमेंट ऑफ फोर्स कपल, बलयुग्म का आघूर्ण जिसको बोलते हैं। अच्छा, इस किसी भी चीज के, इसको इलेक्ट्रिक बोल देते हैं, किसी भी चीज के बलयुग्म का जो आघूर्ण होता है, ठीक, वो क्या होता है, इसको हम लोग टॉ से, किससे, टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टॉ इक्वल टू क्या होता है, बल गुणे दूरी। आप लोग पढ़े होंगे आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे दूरी, या उसको विस्थापन बोलते हैं हम लोग, ठीक है, बल गुणे दूरी। यानी लेकिन एक चीज और हम लोग पढ़े थे, टॉ इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ, या एक प्रकार समझे आर क्रॉस मतलब हमारा वेक्टर क्वांटिटी है बलयुग्म आघूर्ण। तो आर एफ होता था क्या, या बल गुणे जो दूरी होता था, आघूर्ण बराबर क्या होता था, सीधे फार्मूला लिख दे रहा हूं मैं, बलयुग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण बराबर क्या होता था, बल गुणे लंबवत दूरी या विस्थापन, बल गुणे लंबवत दूरी ये होता था, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, बल गुणे लंबवत दूरी, तो बल की बात करें तो क्यू इधर लग रहा है, ठीक, लेकिन दूरी क्या, लंबवत दूरी हमें नहीं निकल पाएगा, या तो लंबवत दूरी निकालें या लंबवत बल निकाल लें। तो लंबवत बल निकालने के लिए हम सीधे क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं क्या, आगे बढ़ा दिए, ठीक, ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा, थीटा होगा। तो इसके दो प्रक्षेप आएंगे, क्यू ई है तो इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, क्यू ई कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा, क्यू ई साइन थीटा। लेकिन इधर वाला जो होगा वो क्या होगा, इस दूरी के लंबवत वाला बल होगा, इस दूरी के लंबवत बल होगा। उसी तरीके से यहां भी कर देते हैं कि यहाँ पे इसको भी इस तरीके से आगे बढ़ा दिए, ये थीटा है तो ये क्या होगा, थीटा होगा, यानी ये क्या आ जाएगा, क्यू ई कॉस थीटा, और ये क्यू ई साइन थीटा, या इसको हम लोग, हाँ ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक क्यू ई कॉस थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा, लंबवत वाला क्यू ई साइन थीटा, ठीक है। यानी ये दूरी हो गई, ये बल और ये लंबवत बल हो गया। यहाँ पे या तो बल गुणे लंबवत दूरी रखो, या क्या कर दो, लंबवत बल का कॉन्सेप्ट ले लो और दूरी रख लो, एक दूसरे के, बस बल और दूरी एक दूसरे के लंबवत होनी चाहिए, इतना जान लीजिए, क्या होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। फोर्स एंड आपका जो है क्या डिस्टेंस है वो एक दूसरे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसको, अगर ये परपेंडिकुलर होना चाहिए तो अब सीधे हम लोग क्या हो जाएगा, टाउ, टाउ का मान क्या आ जाएगा, सीधे क्यू ई साइन थीटा, दो बल है, क्यू ई साइन थीटा, ठीक, क्या लगेगा, दो होगा तो दो बल लगेगा, क्यू ई साइन थीटा इनटू सेंटर, यहां से तो पूरा डिस्टेंस क्या है, 2a है, तो ये क्या होगा, a होगा, तो क्यू ई साइन थीटा इंटू ए प्लस क्यू ई साइन थीटा इंटू ए होगा। यानी यहां से क्या माना जाएगा, 2q a e साइन थीटा, ठीक है, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग देखें टाउ इक्वल टू, अच्छा 2qa क्या होता है, ये हमारा बलयुग्म क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिसका मान p होता है। p इक्वल टू क्या आता है, आवेश गुणे उनके बीच की दूरी, q इंटू 2a, ये हमारा p हो गया और ये हमारा e हो गया, तो क्या हो गया, p e साइन थीटा, ये हमारा क्या बन के आ जाएगा, बलयुग्म आघूर्ण का सूत्र बन जाएगा। सदिश फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर। यहां तक समझ में आया, p e साइन थीटा यानी p क्रॉस e, यानी क्रॉस प्रोडक्ट है p और e का, यानी p e साइन थीटा p क्रॉस e, यानी p यानी द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र की दिशा
क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के लंबवत होनी चाहिए। अगर हम लोग यहाँ देखें द्विध्रुव की दिशा इधर है, द्विध्रुव का इधर है, तो इसके लंबवत क्या है, P की दिशा इधर है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। तो क्या आएगा फार्मूला आपका, टाउ इक्वल टू PE sin थीटा आएगा। क्लियर है। यानी अब यहाँ पर दो वैल्यू मिलेगी, टाउ मैक्स और टाउ मिनिमम। अधिकतम मान क्या होगा, अधिकतम मान क्या होगा जब थीटा बराबर, या इसको यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ अधिकतम मान में, इसको नोट कर लीजिएगा, टाउ मैक्स बराबर कब होगा, जब थीटा का मान क्या होगा, 0 होगा कि 90 होगा, 90 होगा। थीटा का मान 90 डिग्री रख देंगे, थीटा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थीटा बराबर 90 डिग्री रख दे रहा हूँ। टाउ का मान कितना हो जाएगा, PE आ जाएगा, इसको टाउ मैक्स बोलेंगे, ठीक। और टाउ मिनिमम किसको बोलेंगे, वहाँ पे क्या होगा, थीटा आपका 0 होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन 0 बराबर 0। यानी देखेंगे कि सॉरी थीटा यहाँ पर हम वो 180 रख देंगे, तो -1 माइनस PE आ जाएगा। टाउ मिनिमम क्या आ जाएगा, माइनस PE। ठीक भाई, साइन का मान क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम 1 और -1, PE और माइनस PE आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। यानी इस तरीके से डायग्राम बनाइएगा, वॉल्यूम का गुण आप जानते हैं, इस तरीके से सीधे फॉर्मूला बना के लिख देंगे, टाउ का मान आ गया, P क्रॉस E वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। चलिए इसको देख लीजिए, और मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ, और लग रहा है हमें काफ़ी टाइम भी हो गया, आप लोग फिजिक्स की क्लास चल रही है। चलिए मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, कुछ गड़बड़ लिखा गया है, सही टाइप नहीं हो पाया है। 4 सेंटीमीटर एक समान फिर रखा गया है, और आगुड़ के बीच कोण पर है, लगने वाले बलाघरों का मान 9 न्यूटन मीटर। चलिए इस क्वेश्चन को मैं कल करा दूंगा, ठीक है। ज़्यादा पढ़ लेंगे आप लोग कंफ्यूज जाएंगे। अभी 2-3 टॉपिक हम लोगों ने अभी पढ़ लिया, ठीक है। तो इतना 40-40 मिनट की जैसा बताया गया था, आपको क्लासेस चल रही हैं, और क्लास करने के बाद आप लोग जब कंप्लीट हो जाएगा, रात को सोते समय एक बार रिवाइज कर सकते हैं। पास्ट वीडियो में आपके वीडियो पढ़ा रहेगा, वहाँ से एक बार देख लीजिएगा। अदर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डाउट सेशन यानी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, सारी क्लासेज आपको चल रही हैं, समझ में आओगी। हाँ, केमिस्ट्री की शायद क्लास नहीं चल पाई है, केमिस्ट्री वाले सर जी का थोड़ा तबीयत गड़बड़ हो गया है, वो बीमार हो गए हैं, तो उसी से थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है। इसमें सीजनल फीवर आप लोग भी देख रहे हैं, तो आप लोग भी घर पे सुरक्षित रहें, बचे रहें, बीमार ना हो, और अपने से अपनी सुरक्षा करें, और जम के पढ़ाई करें। क्रांति बैच में हम लोगों को क्या करना है, एकदम धमाल मचा देना है, क्रांति की तरीके से हम लोगों को पढ़ाई करना है, ठीक है। तो जैसे आप लोग जुड़ रहे हैं वैसे ही और भी लोग जुड़ते रहिए, जल्दी जल्दी जुड़िए। बैच का डेट खत्म होने वाला है, इसलिए सब लोग जुड़ जाइए, क्योंकि टाइम कम बचा है। तो चलिए आज हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे, बाकी कोई दिक्कत हो, कोई बात हो तो आप लोग नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू बच्चों, मिलेंगे आपसे कल हम, ठीक है।